So hello everyone, welcome once again to this channel. I hope so you all are doing well. चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है आज कौन सा टॉपिक हम पढ़ाने वाले हैं आपको, दैट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको पढ़ना है, एकदम डिटेल स्टडी बात करेंगे, है ना। जैसे 9th क्लास में 2-4 पॉइंट्स रहता है, फिर 10th 11th में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में होगा। कंप्लीट टॉपिक जितना भी इससे रिलेटेड आपको जानने की ज़रूरत है, मैं सारा कुछ इसको बताऊँगी। पार्ट बाय पार्ट करके वीडियोस आते रहेंगे। जैसे अगर आज टिपिकली हम लोग बात करें तो 20 to 25 मिनट्स में जितने भी पॉइंट्स कवर अप हो पाते हैं मैं उतना कराऊंगी, है ना। और याद भी साथ में करते रहना है, क्योंकि पढ़ने से कुछ होता नहीं है जब तक कि आपको याद ना हो चीज़ें, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया सबसे पहले है क्या? तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनेलीज में आता है ना। साइटोप्लाज्म में क्या होता है? सेल ऑर्गेनेलीज होता है। जैसे मान लो ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। इतनी चीज़ें तो बेसिक आपको पता है। उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं, जैसे कि ईआर हो गया, गोल्गी एपैरेटस हो गया, प्लास्टिड्स हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम्स हो गए। क्लियर? ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आज हम लोग पूरे डिटेल स्टडी में किस पे बात कर रहे हैं? दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है इतनी चीज़ें? अब सबसे पहली बात, माइटोकॉन्ड्रिया में माइटो वर्ड क्या डिनोट करता है? तो माइटो वर्ड का मीनिंग है, मीन्स अगर हम बात करें तो ये जो माइटो वर्ड है इसका मीनिंग है थ्रेड के जैसा कुछ स्ट्रक्चर, और कॉन्ड्रियन मतलब ग्रैन्यूल्स। तो समझ में आ रहा है? पहले वर्ड को तोड़ते हैं, उस पर समझते हैं, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्लियर हो रही है? जैसे देखो, मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एक माइटो एक कॉन्ड्रिया। माइटो वर्ड का क्या मतलब हो रहा है? थ्रेड, और कॉन्ड्रिया मतलब दैट इज ग्रैन्यूल्स। अब थ्रेड, ग्रैन्यूल्स, इतनी बेसिक तो मैं मान के चल रही हूँ, आपको पता है। चलिए सबसे पहली बात आती है कि इस टर्म माइटोकॉन्ड्रिया को किसने दिया था? क्योंकि जब पहली बार ये ऑर्गेनल्स देखा गया था, है ना, तो उस टाइम पे आपको डायरेक्ट नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिया गया था, दूसरा नाम था। लेकिन टर्म माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड किसने डिनोट किया? दैट वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट कार्ल। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो टर्म है वो किसने दिया था? कार्ल ने दिया था। क्लियर हो गई? चलिए अब आपको पता है, इतनी चीज़ें बेसिक में आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ले लो, न्यूक्लियस ले लो, ये सारे स्ट्रक्चर कैसे हैं? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। मैं अभी माइटोकॉन्ड्रिया का एक अच्छा सा डायग्राम आपको बनाऊंगी, है ना। पूरा चीज़ उसमें लेबल करेंगे, कौन सी चीज़ है, कहाँ पे लोकेटेड है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ है, डबल मेम्ब्रेन में कैसे दिखाई देता है, आउटर मेम्ब्रेन, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहाँ पे है, क्रिस्टे क्या है ना, वो सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो अभी आप पॉइंट समझिए, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है? क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ये कैसा है? ये सिंगल मेम्ब्रेन में नहीं आता है। ये कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे आप अगर लाइसोसोम की बात करोगे तो लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया इट इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स। समझ में आ रहा है? कहाँ पे दिखाई देता है? तो आपको पता है सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म में दिखाई देता है ना। और ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। आपको भी पता है प्रोकैरियोटिक में तो कुछ भी वेल डिफाइन होता ही नहीं है, एकदम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई ही नहीं देता है ना। इसलिए हम लोग बात करते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्लियर? अब बेसिक आपको प्रोकैरियोट क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, इसके बेसिक डिफरेंसेस आपको पता होंगे, है ना। चलिए अब आते हैं, हमारा 2 पॉइंट कंप्लीट हो रखा है, थर्ड पॉइंट पे। क्योंकि आपको ये पता होगा, क्लास 9th में भी पढ़ाया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ दिस सेल, है ना, बोलते हैं इतनी चीज़ें। अब आज हम लोग बात करेंगे कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है ना।
लाइजोसोम्स को क्यों सुसाइड बैक क्यों बोला जाता है, सबके पीछे कारण होता है। पूरा अच्छे से डिटेल स्टडी करने पे पूरा कारण आपको समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है ना। चलिए, दे प्रोड्यूस एंजाइम फॉर मेटाबॉलिक कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू एनर्जी लीडिंग मॉलिक्यूल्स एटीपी टू फ्यूल्स। एटीपी फ्यूल्स को मतलब इनके पास ऐसा एंजाइम्स पाया जाता है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प कराता है, यानी कि इनके पास एंजाइम होता है जो कि मेटाबॉलिक कन्वर्जन कराता है ना, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसीलिए इनको बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन आपको पता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आपको ऑक्सीजन की नीड होती है ना। और ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, जब मेटाबॉलिक एंजाइम्स एक्ट करेगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होंगी, एटीपी रिलीज होगी, तभी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, है ना, ऑक्सीजन आएगा। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज ऑफ द फंक्शंस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में टॉपिक में क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस 10th स्टेप प्रोसेस होता है ना। आपको पूरा उसमें समझ में आ रहा होगा कि कहाँ कहाँ कौन सी चीज़ें होती है। ग्लाइकोलाइसिस अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हो, मैंने डिटेल वीडियोस पे बना रखा है ग्लाइकोलाइसिस पे। ईटीएस होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में। क्रेब्स साइकिल होता है, समझ पा रहे हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास एंजाइम्स होते हैं, इसीलिए ये सब कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को एंजाइम्स के हेल्प से ब्रेक डाउन करता है, एटीपी रिलीज करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। अब इस स्लाइड को, मतलब ये जो बोर्ड पे अभी लिखा है, इसको आप नोट डाउन करोगे और कितना पॉइंट्स हमने इसमें लिखा है एक बार मैं समराइज कर देती हूँ। पहला पॉइंट है कि टर्म किसने दिया है, कार्ल ने दिया है, यहाँ पे लिखा है। दूसरा पॉइंट है कि ये कहाँ पे पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। और ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलिज होता है। थर्ड पॉइंट आता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, इसका मैंने पूरा ही आपको डिस्क्रिप्शन में आंसर से लिख दिया है ना, क्यों बोलते हैं। यहाँ मेन रीज़न आपको क्या लिखना है, एरोबिक रेस्पिरेशन कराता है। माइटो का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल्स। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, आप इसे फटाफट नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमने अभी तक बेसिक इंट्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लिया है। अब आते हैं हम लोग मॉर्फोलॉजी के ऊपर कि कैसा दिखाई देता है, इसका लेंथ कितना है, साइज़ कहाँ पे है, लोकेशन कितना है ना, उस चीज़ों के बारे में बात करते हैं। आज बेसिकली बहुत ही बेसिक लेक्चर होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी कुछ बात नहीं कर रही हूँ। जो भी आपने 12th तक पढ़ रखा है सिर्फ उतना ही चीज़ें मैं रिवाइज़ करा रही हूँ बस, है ना। डिटेल स्टडी पे हम लोग एक एक चीज़, एक एक टॉपिक को डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स में। आज आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू मिल जाएगा कि हाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, कहाँ होता है, कितनी होती है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब आते हैं इसका साइज़ कितना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ कितना होता है, तो इट इज़ 0.05 to 1.0 माइक्रोमीटर इन डायामीटर। ये याद ही करना पड़ेगा आपको, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है कि यहाँ ये कैसे याद रखेंगे। साइज़ और ये लेंथ आपको याद करना पड़ेगा, कितना लेंथ है, तो लेंथ है 1 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में इसका लेंथ हो सकता है। जैसे हर एक जैसे आपको मसल सेल्स में ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्पेसिफिक पोजीशन पे या कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन के पास उतना ज़्यादा एनर्जी की डिमांड नहीं है तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका जो लोकेशन है और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है ये वेरी कर सकता है। जैसे अगर एनर्जी डिमांड ज़्यादा है तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिखेगा, है ना। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीजेस एज द एनर्जी डिमांड इंक्रीजेस। जैसे मसल सेल्स, इसका तो हमेशा काम होता है, पूरे दिन काम होता है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर अपने आप इंक्रीज रहता है ना। यहाँ पे लोकेशन पे माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर है, इसका लेंथ क्लियर है।
नंबर आपको मैंने बता दिया कि डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड साइज। क्लियर? तो ये 4 पॉइंट्स में आपको किसी का भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो कि हाँ कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया है। क्योंकि देखो लेंथ और साइज तो आपको याद करने वाला है, और बाकी मैंने इन दोनों चीज़ों के बारे में आपको बता दिया है कि नंबर वेरी कर सकते हैं। जहाँ पे एनर्जी डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पे कम होगी वहाँ पे एब्सोल्युटली कम ही होगा, क्योंकि एनर्जी डिमांड ज़्यादा है ही नहीं, है ना। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ये जनरल इंट्रोडक्शन होगा, ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया, नहीं, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है इसका। अभी मैं आपको डायग्राम बना के भी दिखाऊंगी कौन सी चीज़ें कहाँ पे लोकेटेड है। क्लियर? तो स्ट्रक्चर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा सबसे पहले, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन है, तो एक आउटर मेम्ब्रेन होगा, एक इनर मेम्ब्रेन होगा। अभी आप इमेजिन करो, मैं डायग्राम भी अभी बनाऊंगी, जब तक आप इसको लिख सकते हो। क्लियर? अब आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस आता है। अभी डायग्राम में आप देखोगे उस स्पेस को आप बोलते हो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर है? मतलब यानी कि अगर मान लो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन हो गया, और ये जो स्पेस है इसको क्या बोलेंगे? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्लियर है इतनी चीजें? इसके बाद आपको दिखेंगे कुछ फोल्ड्स, अभी दिखेंगे आपको, जिसको आप बोलोगे क्रिस्टे। क्या बोलोगे? क्रिस्टे। इसका सिंगुलर फॉर्म क्रिस्टा होता है, लेकिन क्रिस्टे भी बोल सकते हैं ना। सिस्टर्ने और क्रिस्टे में डिफरेंसेस होते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, है ना। चलिए उस पे नहीं आते हैं, वो ईआर जब मैं आपको कराऊंगी तो वहाँ पे मैं बताऊंगी, वहाँ पे सिस्टर्ने प्रेजेंट होते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में क्या प्रेजेंट होता है? क्रिस्टे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? इस फोल्ड का नाम है क्रिस्टे। क्लियर? चलिए अब इनर मेम्ब्रेन कहाँ इनक्लोज होता है? तो वो मैट्रिक्स में खुला होता है। समझ में आ रहा है? जैसे ये इनर मेम्ब्रेन है तो ये कहाँ पे इनक्लोज है? तो इट इज अ मैट्रिक्स वेयर इट इज इनक्लोज्ड। ये क्वेश्चन कई बार ही आता है और ये हमेशा ही गलत करते हैं सब, है ना। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा इस पे बात कर लेते हैं। मैंने जितना आपको बताया है थोड़ा सा ओवरव्यू इस पे ले लेते हैं कि क्या है नहीं है। चलिए सबसे पहले आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है? तो ये बना होता है फॉस्फोलिपिड से। 50% ये फॉस्फोलिपिड से बना होता है और प्रोटीन से भी बना होता है। क्लियर? बाकी इट कंटेन वैरायटी ऑफ एंजाइम। अब आपको पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, तो इसके पास जाहिर सी बात है एंजाइम्स तो प्रेजेंट होना ही है ना। तो इसके पास एंजाइम्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटीपी, एडीपी, इट कैन ऑल पास थ्रू इट। अब आते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, जिसको आप इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हो। आउटर मेम्ब्रेन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, किस चीज से बना होता है? एक बार ही बोलना है। 50% फॉस्फोलिपिड से बना होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एटीपी, एडीपी, ये सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इट कैन ऑल पास थ्रू इट बिकॉज आउटर मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है? अब बाइलेयर फॉस्फोलिपिड और कहाँ बना होता है? किस चीज़ का कॉम्पोजिशन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर फॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है? चलिए इनर मेम्ब्रेन के बारे में क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे आपको इतना ही चीज़ें मैं बेसिक में बता रही हूँ, बाकी डिटेल में आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। इनर मेम्ब्रेन जो होता है इट इज़ फ्रीली परमिएबल टू ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नाउ मैट्रिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, ये क्या होता है? स्पेस इनक्लोज बाय इनर मेम्ब्रेन। अभी मैं डायग्राम बनाती हूँ आपको दिखाने के लिए कि आउटर मेम्ब्रेन कहाँ होता है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहाँ पे होता है, इनर मेम्ब्रेन कहाँ होता है, क्रिस्टे कहाँ होता है, मैट्रिक्स कहाँ होता है। क्लियर हो रही है इतनी चीज़ें? चलिए तो इसको मिटाते हैं। आई होप आपने इसको मेंशन कर लिया है। इसको मिटाते हैं।
डायग्राम्स बनाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि डायग्राम्स एकदम साइंटिफिकली करेक्ट होने चाहिए, है ना। आप कुछ भी डायग्राम बना दोगे तो ऐसे नहीं चलता है, सब कुछ एकदम अच्छे से लेबल होना चाहिए, अच्छे से बना होना चाहिए। अब लेबल करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप लेफ़्ट साइड लेबल करोगे या फिर सारे लेबलिंग राइट साइड करोगे। लेफ़्ट, राइट, टॉप, बॉटम ये लेबलिंग नहीं चलती है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे लेबलिंग करनी है। सबसे बाहर वाला क्या होगा? अब सबसे बाहर वाले का नाम इनर मेम्ब्रेन तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है, क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। तो बेसिक आपको पता है आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या नहीं करता है, किससे कंपोज होता है। फॉस्फोलिपिड, वेट, प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, एटीपी, एडीपी, सब कुछ होता है। दूसरा आता है यहाँ पे स्पेस दिख रहा है, खाली स्पेस, इट इज नोन एज पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या फिर इनर माइक्रो मेम्ब्रेनस स्पेस। क्लियर हो रही चीजें? चलिए इसको क्या बोलते हैं? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसेस हो गए, आउटर मेम्ब्रेन हो गया। ये क्या होता है? तो यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन जो है आपका, ये परमिएबल टू वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है। अभी बेसिक में मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। क्लियर है? चलिए अब बात आते हैं, ये क्या दिख रहा है? ये स्टाइल के लिए तो मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टे बोलते हैं। दे आर द फोल्ड्स। क्या है ये? फोल्ड्स है। क्लियर? तो इसको क्या बोलेंगे? क्रिस्टे। आपको एक एक वर्ड के ऊपर आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे आउटर मेम्ब्रेन है तो मैंने बेसिक तो बता दिया है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन पे डिटेल वीडियो आएगी। आउटर मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या नहीं होता, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस पे डिटेल वीडियो आएगी। सेम ऐसे आपको सब टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगे। क्लियर? चलिए अब क्रिस्टल समझ गए। इसके बाद ये क्या है? दिस इज द मैट्रिक्स। क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बोला था मैंने? इट इज द स्पेस इनक्लोज बाय प्लाज्मा में या फिर इनर मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे करेक्ट वर्ड नहीं है। क्या है ये करेक्ट वर्ड? इनर मेम्ब्रेन। ये जो स्पेस है ये किससे घिरा पड़ा है? इनर मेम्ब्रेन से घिरा पड़ा है। तो आउटर मेम्ब्रेन, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन, क्रिस्टे एंड दैट इज लास्ट वन, दैट इज मैट्रिक्स। क्लियर हो गई इतनी चीजें? चलिए तो हमारा बेसिक लेक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आज यहीं पे कंप्लीट होता है। अब डिटेल वीडियो आएगी हर एक टॉपिक पे, हर एक स्ट्रक्चर के ऊपर। क्लियर है? चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक आप इसी को पढ़िए, याद कीजिए, डायग्राम्स की प्रैक्टिस कीजिए।